Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the 22nd lecture for the course HRM 755 Performance Management. And I am Usman bin Saif. In the last lecture, in the previous lecture, we discussed rater error training. Rater error training, RET, and the possible errors in rating. जब हम rater error training की बात करते हैं, हम कहते हैं RET, तो उससे हमारी क्या मुराद है? हमने इन डिटेल लास्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस किया था। हमने बात की थी कि जो रेटर्स होते हैं, जो भी मैनेजर या सुपरवाइज़र रेटिंग कर रहा होता है, वो कुछ इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बहुत सारी ऐसी गलतियां करता है जिससे रेटिंग्स एक्यूरेट नहीं आती, रेटिंग्स इन्फ्लेट हो जाती हैं या डिफ्लेट हो जाती हैं। और फिर हमने बात की थी कि उसके लिए इन जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के लिए या इनएक्यूरेसी ऑफ रेटिंग्स को ओवरकम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, रेटर्स की ट्रेनिंग कराते हैं एरर्स के ऊपर। एरर्स के ऊपर ट्रेनिंग क्या होती है कि जी उन रेटर्स को हम बताते हैं कि जी एरर्स कौन कौन से हैं, किन किन वजहों से ये एरर्स अकर होते हैं और इन एरर्स को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। रेटिंग प्रोसेस में 100% एक्यूरेसी अचीव नहीं हो सकती, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन हमने फिर ये भी बात की थी कि हम एक्यूरेसी इंप्रूव ज़रूर कर सकते हैं, एक्यूरेसी इंप्रूव ज़रूर कर सकते हैं। और जो रेटिंग प्रोसेस है, ये इसके अंदर फिर भी आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग्स करा लें एरर्स पे, और फिर भी देयर इज़ लाइकली चांस के कोई ना कोई एरर ज़रूर अकर फिर भी होता है, हो जाता है, एंड इट इज़ वेरी कॉमन। फिर हमने एक पॉसिबल एरर्स पे बात की कि पॉसिबल एरर्स क्या हो सकते हैं रेटिंग के, और हमने उसमें ये कुछ एरर्स हैं जिसको हमने थॉरली विद एग्जांपल्स हमने एरर्स डिस्कस किए कि जी सिमिलर टू मी एरर क्या है, कि मैं मैनेजर हूँ, आप एम्प्लॉय हैं, आप में मुझ में अगर कोई सिमिलैरिटी है तो मेरी अनइंटेंशनली आपके साथ एक वो लाइकनेस की फीलिंग डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं आपको रेटिंग्स जो है अच्छी दूंगा। फिर कंट्रास्ट एरर है। फिर लीनियंसी और सिवेरिटी था। लीनियंसी में हमने कहा था कि जो रेटिंग्स हैं वो इन्फ्लेट करती हैं, सिवेरिटी में हमने कहा था इन रेटिंग्स डिफ्लेट करती हैं। अब लीनियंसी क्या है? लीनियंसी एरर ये है कि जी मैं ओवरऑल पूरे तमाम एम्प्लॉयज़ की वो अच्छी रेटिंग्स देता हूँ। सिवेरिटी में क्या है? मैं ओवरऑल तमाम एम्प्लॉयज़ को ख़राब बुरी रेटिंग देता हूँ। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इसके हमने कुछ रीजंस भी डिस्कस किए थे कि लीनियंसी एरर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी ओवरऑल अच्छे क्लासरूम की बात करें तो ओवरऑल स्टूडेंट्स को अच्छे ग्रेड्स दे दिए। अब ओवरऑल अच्छे ग्रेड्स क्यों मैंने दिए? मैंने इसलिए दिए क्योंकि वो क्लास मुझे पसंद थी, बच्चों ने मेहनत की थी, मैंने उस वजह से अगर उनके ग्रेड्स कम भी थे तो मैंने उनको ज़्यादा दे दिए, तो एक तो उनको इनकरेज करने के लिए, फिर एक ओवरऑल क्लास का मैंने ग्रेडिंग अच्छी करने के लिए कि जी मैं अच्छे ग्रेड्स देता हूँ, अपनी मैंने द स्टूडेंट्स मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। फिर दूसरी बात में अपने जो मेरे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है, क्लस्टर हेड्स हैं, उनको भी एक मैसेज आएगा कि जी इसने बड़ी मेहनत कराई बच्चों को, बच्चों ने ग्रेड्स बड़े अच्छे लिए। सिवेरिटी के अंदर रीजंस ये हो सकती हैं क्यों मैं सारी क्लास को ग्रेड्स ख़राब दूंगा या तमाम एम्प्लॉयज़ को, कि मैं या तो उनसे कोई बदला लेना चाहता हूँ, कोई रिवेंज मेरा मोटिव है, उनको कोई सबक सिखाना चाहता हूँ, या मैं किसी ऐसे एम्प्लॉय को बताना चाहता हूँ कि भाई मुझे तुम पसंद नहीं, तुम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से चले जाओ तो बेहतर है, कोई ऐसा मैं मैसेज देना चाहता हूँ। देयर कैन बी वेरियस अदर रीजंस एज वेल। फिर एक सेंट्रल टेंडेंसी एरर हमने पढ़ा। सेंट्रल टेंडेंसी एरर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये वो एरर है जिसके अंदर क्या होता है
कि क्लास में या एम्प्लॉयज़ हैं, अगर एम्प्लॉयज़ की रेटिंग करनी है, मैंने 10 एम्प्लॉयज़ करनी है, तो हो सकता है 2 एम्प्लॉयज़ जो थे वो बेस्ट परफॉर्मर्स थे और 3 एम्प्लॉयज़ जो थे वो पुअर परफॉर्मर्स हैं। मैंने क्या किया, बेस्ट को भी एवरेज कर दिया, पुअर को भी एवरेज कर दिया, पूरी क्लास की एवरेज मैंने एक परफॉर्मेंस गुड परफॉर्मेंस बना दी। ना किसी को मैंने ये शो किया कि बहुत ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉयज़ भी हैं मेरी कंपनी में, ना मैंने शो किया कि बहुत बुरे एम्प्लॉयज़ भी हैं। ऐसा मैंने क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया सो दैट एम्प्लॉयज़ आपस में जो कंपेयर करेंगे तो वो उसमें फिर वो ये बातें ना करें कि जी मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ को तो बहुत अच्छी रेटिंग दी, कुछ को बहुत रेटिंग ख़राब दी, मेरे ख़िलाफ़ लोग बातें करेंगे, मुझे कन्फ्रंट करेंगे और इन चीज़ों से। और फिर मैंने कहा कि जी एवरेज एक जैसे सारों को ग्रेड देता हूँ, लेकिन उसमें फिर सबसे बड़ा मसला ये आ जाता है कि उस परफॉर्मेंस के ऊपर आपका रिवॉर्ड सिस्टम बेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें अगर परफॉर्मेंस पे जाएं तो परफॉर्मेंस तो जो अच्छे परफॉर्मेंस थे उनको भी मैंने कम परफॉर्मेंस दी है, उनकी भी रेटिंग कम की है, तो उनका मैंने रिवॉर्ड मारा गया वहाँ पे। सिमिलरली इसी तरह और हम देखते हैं प्राइमरी है और रिसेंसी है। प्राइमरी एरर क्या है कि जो इनिशियल हमारा जो है, अगर हम एक रिव्यू पीरियड लेते हैं तो जो उसका मैं देखता हूँ रिव्यू पीरियड का इनिशियल जो फेज़ था या शुरू के जो मैंने कुछ इंसिडेंट्स जो थे वो मैंने अपनी रेटिंग प्रोसेस के अंदर काउंट किए, बाद के नहीं किए, या रिसेंसी के अंदर मैंने बाद की इवेंट्स काउंट किए, शुरू के नहीं किए। तो अब मैंने क्या, एक ओवरऑल पिक्चर नहीं मैं दे रहा, मैं ओवरऑल मैं रेटिंग या परफॉर्मेंस एवेल्यूशन नहीं कर रहा, शुरू के मैंने थोड़ी सी कर ली या एंड की कर ली, तो वो ओवरऑल तो नहीं है। तो ये भी एक एरर्स हैं, 2 तरह के एरर्स हैं। फिर फर्स्ट इंप्रेशन एरर है कि फर्स्ट इंप्रेशन आपका मुझ पे कैसा था। अब मैं मैनेजर हूँ, आपका पहले दिन से ही इंप्रेशन मुझ पे अच्छा था, तो मैं आपको बेशक आप जो है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है, मैं आपको फिर भी अच्छी जो है रेटिंग्स दे रहा हूँ। स्पिल ओवर है कि आपके पिछले क्वार्टर के अंदर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उससे पिछले क्वार्टर में भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो इस क्वार्टर में भी अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं भी अच्छी तो भी मैं आपको रेटिंग अच्छी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले क्वार्टर्स को देख रहा हूँ, प्रीवियस परफॉर्मेंस को देख रहा हूँ, लेटेस्ट को मैंने अभी करंट को मैंने देखा ही नहीं। स्टीरियोटाइप एरर बड़ा एक कॉमन सा हर जगह पे होता है कि जी जो कि जेंडर की वजह से, एथनिसिटी, डेमोग्राफिक्स की वजह से एरर आ जाता है। एक हमने इसमें डिस्कस की थी 2 एग्जांपल्स। एक तो हमने बात की थी कि यहाँ पे ब्लैक और वाइट पॉपुलेशन है, अब जो मैनेजर है वो वाइट है और जो उसके पास एम्प्लॉयज़ हैं वो ब्लैक भी हैं वाइट भी हैं, तो वो जनरली वाइट एम्प्लॉयज़ को अच्छी रेटिंग देगा, ब्लैक एम्प्लॉयज़ को इतनी अच्छी रेटिंग नहीं देगा। इसी तरह और जो स्टेरियोटाइप जो हैं वो हो सकती, ये एग्जांपल्स ये हो सकती हैं एरर्स की कि एक वुमेन है, तो वो एक लेडी है जो कि एक मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करी, जहाँ बाकी तमाम मर्द हैं, एक ही औरत है। अब वो क्या है कि जो उसका सुपरवाइज़र जो मर्द है वो यूजुअली ये एरर देखने में आया कि वो उसको या तो अच्छा ग्रेड देगा या अच्छा ग्रेड नहीं देगा, और कंसिस्टेंटली ऐसा होगा हर रिव्यू पीरियड में उसको या तो हमेशा अच्छी उसकी रेटिंग्स हो रही हैं या उसकी रेटिंग्स ख़राब ही हो रही हैं। इसी तरह जो दूसरी हमने एग्जांपल ब्लैक और वाइट की थी, उसके अंदर भी कि ब्लैक्स को वो वाइट जो मैनेजर है वो ब्लैक्स को हमेशा ख़राब रेटिंग ही देगा, हर दफ़ा ख़राब रेटिंग देगा, वाइट्स को अच्छी देगा। So this was about what we have learned in the last session. This is what we understood in the last session. Now let's go to the agenda for today's lecture. Possible errors in rating. Possible errors क्या है ratings के अंदर, वो हमने last उसमें discuss किए। Now एक दफ़ा हम उसको दोबारा quickly go through करेंगे कि अभी हमने वैसे go through कर लिए, there is no need to, but I'll again go with the names, I'll again, because this topic is very important. Possible errors आपको पता होने चाहिए। हम बार बार हमने बात की कि जी रेटर्स एरर ट्रेनिंग RET
अब रेटर्स एरर ट्रेनिंग क्या है? रेटर्स एरर ट्रेनिंग यही है कि जी आप रेटर्स जो लोग रेटिंग कर रहे हैं उनको बताएं कि जी एरर्स कौन कौन से होते हैं, पॉसिबल एरर्स कौन कौन से हैं, उनकी कॉजेस क्या हैं, क्यों होते हैं, उनको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। दैट इज इट। इसके ऊपर ट्रेनिंग कराते हैं। तो अब अगर हमें पॉसिबल एरर्स हमें पता होने चाहिए सारे। फिर फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग, this is a new topic that will be learning in this lecture. Then we will talk about steps in designing a frame of reference training. फिर behavior observational training क्या होती है, फिर self leadership training क्या है, steps क्या हैं designing a self leadership training, फिर self efficacy training. So these are the topic, these are the areas that we will be focusing in this lecture. Now let's start the lecture. Possible errors in rating. ये हमने रेटिंग्स पहले भी देखी थी कि इसमें अनइंटेंशनल और इंटेंशनल कौन से होते हैं। इंटेंशनल तो हमने बात की थी कि जी लीनियंसी और सिवेरिटी और सेंट्रल टेंडेंसी है। ये इंटेंशनल है कि इंटेंशनली सारों को अच्छे ग्रेड दे दिए, इंटेंशनली सारों को बुरे ग्रेड दे दिए, या इंटेंशनली क्या किया मैंने कि एक जैसे एवरेज कर दिया सारों के ग्रेड्स को। अनइंटेंशनल क्या है? सिमिलर टू मी। अनइंटेंशनली आप मुझे अच्छे लगे, मैंने आपको ग्रेड अच्छे दे दिए। कॉन्ट्रास्ट, हेलो, प्रेमिसी, रिसेंसी, नेगेटिविटी, फर्स्ट इंप्रेशन, स्पिल ओवर, स्टीरियोटाइप, एट्रीब्यूशन, ये सारे अनइंटेंशनल एरर्स हैं जो कि अनइंटेंशनली बगैर सोचे हुए मुझे बस ऐसे ही जो रेटिंग जहन में आई मैंने उस हिसाब से रेटिंग कर दी। The above table that we have just discussed, table 7.3, includes a summary list of possible errors that raters may make in assigning performance ratings. These errors can be classified as intentional or unintentional. To minimize the intentional errors, we must focus on the rater's motivation. अब जो intentional errors हैं उसके लिए तो हमें rater की motivation पे focus करना चाहिए। और रेटर्स की मोटिवेशन दो तरह की होती हैं, एक होती है मोटिवेशन फॉर एक्यूरेसी और एक होती है मोटिवेशन फॉर डिस्टॉर्शन। In other words, we must demonstrate to the rater that the benefits of providing accurate rating outweighs the benefit of intentionally distorting ratings by inflation, deflation or central tendency. कि हमें रेटर को बताना चाहिए कि जी आपकी मोटिवेशन जो है वो एक्यूरेसी अगर हो, एक्यूरेसी से आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं रादर देन कि आप एक जो है अपनी इंटेंशनली जो हैं वो डिस्टॉर्ट करें रेटिंग्स को इन्फ्लेशन से, डिफ्लेशन से या सेंट्रल टेंडेंसी से। वंस अगेन दिस गोज बैक टू व्हाट इज इन इट फॉर मी। फिर एक वही सवाल जो हमने पहले डिस्कस किया था कि मेरे लिए इसके अंदर क्या है, मेरा क्या फायदा है रेटिंग्स के अंदर। For example, the communication program should include a clear description of the benefits that supervisor can expect to receive if their performance ratings lack intentional distortion. फिर हमने जब कम्युनिकेशन प्लान की बात की थी तो उसके अंदर हम एक चीज़ ये भी ऐड कर सकते हैं कि जी अगर सुपरवाइजर मैनेजर्स एक्यूरेटली रेटिंग करेंगे तो उनको ये इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ये अगर हम पार्ट बना दें इस चीज़ को कम्युनिकेशन प्लान का, तो क्या होगा कि जो सुपरवाइजर्स हैं उनकी मोटिवेशन एक्यूरेसी होगी, उनकी मोटिवेशन डिस्टॉर्शन या सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होगी। डिस्टॉर्शन में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दो चीज़ें आ जाती हैं और एक सेंट्रल टेंडेंसी है। फिर रेटर एरर ट्रेनिंग, RET exposes raters to the different errors and their causes. However, being aware of unintentional errors does not mean that supervisor will no longer make these errors. ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जी रेटर एरर ट्रेनिंग क्या है कि हम रेटर्स की ट्रेनिंग करा देते हैं डिफरेंट एरर्स के ऊपर और उनकी कॉजेस पे और उनके मिनिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज पे, लेकिन इस ट्रेनिंग का भी आउटकम ये हरगिज़ नहीं है कि जो है रेटर्स फिर भी गलतियां नहीं करेंगे। अवेयरनेस इज सर्टेनली अ गुड फर्स्ट स्टेप, उनको सिखा देना है, इट्स अ गुड फर्स्ट स्टेप, बट वी नीड टू गो फर्दर इफ वी वांट टू मिनिमाइज अनइंटेंशनल एरर्स।
लेकिन हमें इससे आगे भी कुछ करना चाहिए अगर हम अनइंटेंशनल एरर्स पे और मिनिमाइज करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। वन फ्रूटफुल पॉसिबिलिटी इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग। एक जो पॉसिबिलिटी है जो कि एक अच्छा जो मेथड है विच इट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग है, अगर हम ये इम्प्लीमेंट कर लें तो हम अनइंटेंशनल एरर्स को और कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग है क्या, हम अब नेक्स्ट आगे इसे पढ़ते हैं, देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग हेल्प्स इंप्रूव रेटर एक्यूरेसी by thoroughly familiarizing raters with various performance dimensions to be assessed. Reference training helps improve rater accuracy. ये raters की accuracy कैसे improve करती है? by thoroughly familiarizing raters, कि raters को अच्छी तरह से ये सिखा दिया जाता है कि performance की dimensions क्या हैं जिन पे assessment करनी है, किन किन परफॉर्मेंस के वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, डायमेंशंस हैं जिस पे असेसमेंट करनी है, वो अच्छी तरह से उनको अंडरस्टैंड करा देते हैं, रेटर्स को सिखा दिए जाते हैं। द ओवरऑल गोल इज टू गिव रेटर्स स्किल। ओवरऑल इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग का जो गोल है, मकसद है, वो ये कि रेटर्स को एक स्किल हासिल कर लें, वो एक स्किल उनको दे दी जाए, सो दैट दे कैन प्रोवाइड एक्यूरेट रेटिंग्स ऑफ ईच एम्प्लॉय, ताकि वो स्किल को यूज करते हुए हर एम्प्लॉय की रेटिंग एक्यूरेटली अच्छी तरह से करें ऑन ईच डायमेंशंस बाय डेवलपिंग अ कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वो ताकि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लें तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए और वही डायमेंशंस के ऊपर एक जैसी वो एक्यूरेसी के साथ रेटिंग करें तमाम एम्प्लॉयज़ की। A typical frame of reference training program includes a discussion of job description for individuals being rated and the duties involved. और typically जो normally common way है इसका frame of reference training का, वो ये है कि discussion of the job description कि जो मैनेजर है, सुपरवाइजर, उसके साथ जॉब डिस्क्रिप्शंस डिस्कस की जाती हैं, और फॉर द इंडिविजुअल्स, जिन इंडिविजुअल्स की उन्होंने रेटिंग करनी हो और उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये रेटर को सिखाई जाती हैं। Raters are then familiarized with the performance dimension to be rated by reviewing the definition of each dimension and discussing examples of good, average and poor performance. उसके बाद एक तो पहले तो उन्हें बता दिया कि जी आपने अगर सपोज एम्प्लॉय ए की रेटिंग करनी है, मैनेजर ने या सुपरवाइजर को बता दिया कि एम्प्लॉय जो ए है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या क्या है। फिर उसको फैमिलराइज करते हैं सुपरवाइजर को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग के अंदर, कैसे कि परफॉर्मेंस डायमेंशंस क्या क्या हैं। अब उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, ड्यूटीज पता है, अब वो उन ड्यूटीज को अंदर वो कैसे परफॉर्म करेगा, और फिर उसके बाद डेफिनेशंस, डायमेंशंस की तमाम वो उसे सिखाते हैं, और इवेंचुअली क्या करते हैं, उसे प्रैक्टिस कराते हैं कि जी गुड रेटिंग क्या होती है, एवरेज रेटिंग किसे कहते हैं, पुअर परफॉर्मेंस किसे कहते हैं। बार बार उसको प्रैक्टिस कराई जाती है रेटर को कि जी ये सिचुएशन हो, ये बिहेवियर हो, ये इंडिकेटर्स हो तो ये गुड रेटिंग है, ये एवरेज रेटिंग है, पुअर परफॉर्मेंस है। Raters are then asked to use the appraisal forms to be used in the actual performance management system to rate fictitious employees, usually shown in written or videotape practice vignettes. रेटर्स को फिर क्या कहा जाता है, उनसे क्या कराया जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म्स उनसे फिल कराए जाते हैं, जो कि वही फॉर्म्स होते हैं जो कि एक्चुअली यूज हो रहे होते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में, प्रोसेस में। और क्या कराते हैं, फिक्टिशियस, जाली, या फिर जो उनको वीडियो टेप दिखाई जाती है जिसमें उन्हें सिनेरियो दिखाया जाता है और उनको कोई सिचुएशन बताई जाती है, वो उस तरह की एक सिचुएशन बता के उनसे फॉर्म फिल कराए जाते हैं। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, रेटर जो है, सुपरवाइजर एक रेटर है ना जिसने रेटिंग्स करनी है एम्प्लॉयज की, उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। उसको हम एक सिनेरियो बता रहे हैं, उसे अप्रेजल फॉर्म दे रहे हैं, उसे कह रहे हैं भाई अब तुम इस सिनेरियो के हिसाब से इसको फिल करो।
द ट्रेनीज आर ऑल्सो आस्क्ड टू राइट अ जस्टिफिकेशन फॉर द रेटिंग्स, और उन्हें कहते हैं कि जो जो आप रेटिंग देते जा रहे हैं साथ साथ उसकी जस्टिफिकेशन भी लिखते जाएं, क्यों आपने ये रेटिंग दी, क्यों आपने उसको पुअर कहा, क्यों आपने उसको एवरेज कहा, क्यों आपने गुड कहा. Finally, the trainer informs the trainee of the correct ratings for each dimension and the reason for such ratings, and discusses the differences between the correct ratings and those provided by the trainees. उसके बाद क्या करते हैं, जब ट्रेनी जो हैं, जो रेटर्स हैं, वो परफॉर्मेंस असेसमेंट वो कर चुके होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म फिल कर चुके होते हैं और साथ जस्टिफिकेशंस लिख चुके होते हैं, फिर उनको सही करेक्ट रेटिंग्स बताई जाती हैं कि भाई अब करेक्ट रेटिंग ये थी. फिर उनसे पूछा जाता है उन्होंने क्या रेटिंग दी, फिर डिफरेंस क्या है, फिर वो ट्रेनर जो होता है वो कॉज उनको बताता है कि इस कॉज, इस एरर की वजह से आपका इस रेटिंग के अंदर इतना ये डिफरेंस आ रहा है और इसको आपने रिमूव कैसे करना है, मिनिमाइज कैसे करना है. नाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग क्या होती है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग ये होती है कि जी सबसे पहले रेटर को बताया जाता है एम्प्लॉय की जॉब डिस्क्रिप्शन, उसका जॉब एनालिसिस और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल उसके बता दिए जाते हैं रेटर को कि भाई ये एम्प्लॉय है, इसकी आपने रेटिंग करनी है, असेसमेंट करनी है, इसका ये काम है, ये करता है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. नाउ उसके बाद क्या करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कि वो फिर उसके बाद उसकी वो रेटिंग्स करता है. अच्छा, अब रेटिंग के लिए कॉमन रेफरेंस एक बना देता है कि जी ये जॉब डिस्क्रिप्ट, अगर जैसे एक है स्टोर कीपर हैं, 10 स्टोर कीपर हैं, तो उन तमाम की जॉब डिस्क्रिप्शंस और वो रेटर ने पढ़ ली. अब वो एक रेफरेंस बना लेता है कि जी ये काम, ये रिजल्ट्स अगर परफॉर्मेंस होगी तो ये गुड है, ये बैड है, तो वो फिर एक रेफरेंस के थ्रू, एक कॉमन रेफरेंस के थ्रू बाकी तमाम एम्प्लॉयज को रेट करता. फिर उसको बार बार इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, उससे सिनेरियोज बताए जाते हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है रेटर को कि कौन सा जो है सिचुएशन जो है गुड है, कौन सी जो एवरेज है, कौन से में पुअर परफॉर्मेंस है. टिपिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम इंक्लूड्स द फॉलोइंग फॉर्मल स्टेप्स. इसके अंदर ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. पहला स्टेप है रेटर्स आर टोल्ड दे विल बी इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ 3 एम्प्लॉयज ऑन 3 सेपरेट परफॉर्मेंस डायमेंशंस. वो क्या करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग में, उन्हें कहते हैं कि जी रेटर को बता देते हैं कि जी आपने 3 एम्प्लॉयज की आपने रेटिंग करनी है और 3 डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर तीनों को रेट करना है आपने. Then raters are given an appraisal form and instructed to read it as the trainer reads aloud the definition of each of the dimension and the scale anchors. और उसके बाद क्या करता है कि उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म दे दी जाते हैं रेटर्स को, और ट्रेनर जो होता है उनका, जो ट्रेनिंग करा रहा होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ट्रेनिंग करा रहा होता है, वो क्या करता है उसमें जितनी परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर डेफिनेशंस दी होती हैं, डायमेंशंस दी होते हैं, वो ऊंचा पढ़ के उन्हें सुना भी देता है, समझा भी देता है रेटर्स को. थर्ड स्टेप क्या है, द ट्रेनर डिस्कसेस वेरियस एम्प्लॉय बिहेवियर दैट इलस्ट्रेट्स वेरियस परफॉर्मेंस लेवल्स फॉर ईच रेटिंग स्केल इंक्लूडेड इन द फॉर्म. उसके बाद ट्रेनर, नॉट द रेटर, ट्रेनर, क्योंकि ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है रेटर ने बैठ के सुनना है, ट्रेनर बता रहा है. ट्रेनर क्या करता है कि जितनी बिहेवियर की परफॉर्मेंस वो हैं, एम्प्लॉय बिहेवियर की जितनी डायमेंशंस हैं, वो वेरियस परफॉर्मेंस लेवल्स वो बता देता है कि जी अगर इस तरह का बिहेवियर हो तो इस तरह की परफॉर्मेंस है, इस तरह का बिहेवियर हो तो इस तरह की परफॉर्मेंस आएगी एम्प्लॉय की. ये सारी चीज़ें वो उनको समझा देता है, अनाउंस कर देता है. द गोल इज टू क्रिएट अ कॉमन परफॉर्मेंस थ्योरी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अमंग रेटर्स सो दैट देयर विल agree on the appropriate performance dimension and effectiveness level for different behaviors. हर एम्प्लॉय का बिहेवियर डिफरेंट है, वी अंडरस्टैंड दैट. हमें ये अच्छी तरह पता है कि हर एम्प्लॉय का बिहेवियर डिफरेंट होगा, एम्प्लॉयज आइडेंटिकल नहीं होते. ठीक, अगर बिहेवियर डिफरेंट है, एक ही रेटर ने उनकी रेटिंग करनी है, डिफरेंट डायमेंशंस पे करनी है, तो वो क्या करेगा, डिफरेंट डायमेंशंस को उसका एक कॉमन रेफरेंस बना लेगा
कि अगर इस तरह का बिहेवियर होगा तो ये रेटिंग है, इस तरह का बिहेवियर होगा तो ये रेटिंग है, इस तरह का बिहेवियर होगा तो ये रेटिंग है। थ्रू द ट्रेनर साथ साथ हेल्प कर रहा है। So this is what a frame of reference training is. Participation are shown a videotape of the practice, including behaviors related to the performance dimension being rated and asked to evaluate the employee's performance using the scales provided. और जितने पार्टिसिपेंट, जितने रेटर्स होते हैं, फिर उनको एक वीडियो टेप दिखाई जाती है। अभी हमने इसके फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने सिचुएशन कहाँ से स्टार्ट की, हमने फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया कि जी उनको कहा जाता है कि जी आपके पास 3 एम्प्लॉयज़ हैं और आपने 3 डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर उनकी एवैल्यूएशन करनी है। सेकंड स्टेप क्या था, अप्रेजल फॉर्म दे दिए और अप्रेजल फॉर्म के अंदर डेफिनेशंस और वो चीज़ें ट्रेनर ने समझा दी। थर्ड स्टेप क्या था कि जी वेरियस एम्प्लॉय बिहेवियर्स जो हैं उनके परफॉर्मेंस लेवल्स बता दिए गए कि ऐसा बिहेवियर होगा तो ऐसा परफॉर्मेंस लेवल है, ऐसा बिहेवियर है तो ऐसा परफॉर्मेंस लेवल है, ये भी बता दिए गए रेटर्स को। उसके बाद वीडियोस दिखाई जाती हैं, सिचुएशंस एक्सप्लेन की जाती हैं, ये सिचुएशन है और इसके हिसाब से आपने उनकी रेटिंग करनी है। और स्केल भी प्रोवाइड कर देते हैं कि जी स्केल क्या है कि अगर इतना आपका स्कोर आए तो बेस्ट है, इतना आए तो गुड है, इतना आए तो एवरेज है, इतना आए तो बैड है। Ratings provided by each participants are shared with the rest of the group and discussed. अब क्या है कि हर रेटर की ने जो अपने 3 एम्प्लॉयज़ की हम रेटिंग कर रहे थे ना, तीनों एम्प्लॉयज़ की जो रेटिंग की है वो अपने दूसरे किसी साथी रेटर्स के साथ, पीयर रेटर के साथ वो क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा, उसकी रिजल्ट्स खुद ले लेगा, अपने रिजल्ट्स उसको दे देगा। और उसके बाद the trainer seeks to identify which behavior participants used to decide on their assigned ratings and to clarify any discrepancies among the ratings. कि उसके बाद ट्रेनर कहता है कि वो अब जैसे मैं एक ट्रेनर हूँ, ए हूँ, एक ट्रेनर एक और बैठा है, बी है, एक सी है, हमने आपस में एक डी है, हमने आपस में चारों ने क्या किया, मैंने अपनी जो रेटिंग्स की थी तीनों एम्प्लॉयज़ की वो मैंने डी को दे दी, बी ने सी के साथ शेयर कर ली। अब क्या है, मेरे पास डी की हैं, तो उसके बाद जब रेटर अनाउंस करता है कि ये आपके जो क्या, ये जो हमारी जो हमने केस स्टडी, हमने अभी जो सिनेरियो एनालिसिस किया कि इसमें बिहेवियर्स जो चेक देखता है कि विच बिहेवियर पार्टिसिपेंट्स शुड डिसाइड कि किन बिहेवियर्स के ऊपर पार्टिसिपेंट्स जो ने कैसी रेटिंग्स असाइन की और वो कैसी करनी चाहिए थी वो बताता जाता है। और मैं उसकी मैं डी पार्टिसिपेंट डी की मैं जो है रेटिंग्स वो मैं चेक कर रहा हूँ, डी मेरी चेक कर रहा है। और फिर आपस में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, ट्रेनर हमारी हेल्प कर रहा है। दिस इज बेसिकली ये ट्रेनिंग है। एक तो रेटिंग का प्रोसेस है ना, रेटिंग के अंदर तो रियल एक्चुअली हो रहा होता है कि जी एम्प्लॉय की रेटिंग करनी है। एक प्रोसेस है ट्रेनिंग का, अब क्या है, रेटर्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो रेटर्स की ट्रेनिंग में तो हम उसे सिचुएशन दे रहे हैं और उससे प्रैक्टिस करा रहे हैं कि इस तरह का बिहेवियर हो तो इस तरह की रेटिंग होगी, इस तरह का बिहेवियर हो तो इस तरह की रेटिंग होगी, इसलिए हम एक दूसरे को अपनी रेटिंग्स चेक करा रहे हैं और ट्रेनर हमें गाइड कर रहा है कि आपने यहाँ पे गलती की, ये एरर है, इसको ऐसे रिमूव करें, ये सारी चीज़ें। तो दिस इज़ व्हाट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग इज़, जिसके अंदर आप एक कॉमन रेफरेंस बना लेते हैं तमाम एम्प्लॉयज़ को की परफॉर्मेंस एवेल्युएट करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, लास्ट में द ट्रेनर प्रोवाइड्स फीडबैक टू पार्टिसिपेंट्स। ट्रेनर क्या प्रोवाइड करता है, फीडबैक जो रेटर्स को प्रोवाइड करता है, एक्सप्लेनिंग व्हाई द एम्प्लॉय शुड रिसीव अ सर्टेन रेटिंग। और वो चेक करता है और कहता है कि जी ये 3 एम्प्लॉयज़ थे, तीनों एम्प्लॉयज़ की जो रेटिंग्स आई हैं, हमने रेटिंग्स की हैं रेटर्स ने, वो उसकी एक्चुअली करेक्ट रेटिंग क्या है और हमने क्या रेटिंग की है, तो हमने उसकी रेटिंग गलत क्यों की, उसकी क्या कॉजेज हैं on each dimension, हर डायमेंशन के ऊपर, and shows discrepancy between the target score and the score given by each trainee या each rater, कि हर रेटर ने जो उसके ऊपर दी और एक्चुअली जो स्कोर था उसमें क्या डिफरेंस है। अब हम एक केस स्टडी देखते हैं जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग के ऊपर डेवलप की गई है। कंसिडर हाउ द कैनेडियन मिलिट्री यूजेस frame of reference training. First, the training program includes a session regarding the importance of performance management systems in the military. सबसे पहले क्या है करते हैं, वो कैनेडियन मिलिट्री है,
कैनेडियन आर्मी जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग कैसे उन्होंने वहाँ पे उन्होंने इम्प्लीमेंट की हुई है। वो कहते हैं जी सबसे पहले तो ट्रेनिंग प्रोग्राम इंक्लूड्स अ सेशन, वो एक सेशन करते हैं जिसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बताते हैं मिलिट्री के अंदर कि आर्मी में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट सेशन में क्या करते हैं, रेटर्स आर टोल्ड दे विल बी इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ 4 सबऑर्डिनेट। उसके बाद वो 4 सबऑर्डिनेट्स को कहते हैं कि उनको रेटर्स जो हैं सुपरवाइजर्स उनको कहते हैं कि आपने 4 सबऑर्डिनेट्स की इवैल्यूएशन करनी है। They are given the appraisal form to be used and information on each of the scales included in the form। और क्या उनको appraisal form दे दिया जाता है और appraisal form में तमाम scales, definitions हर चीज़ present होती हैं, वो वहाँ से देख सकते हैं। They are given the appraisal form to be used and information on each of the scales included in the form as the trainer reads through each of the scale। अब जब trainer जो है वो scale को पढ़ता जाता है, अब वो जो शख्स ट्रेनिंग करा रहा है, जो ट्रेनर है, वो फॉर्म को पहले पढ़ता है, स्केल्स को डिफाइन करता है, स्केल्स को पार्टिसिपेंट्स को बताता है। पार्टिसिपेंट्स आर एनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस, वो पार्टिसिपेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो, कोई भी सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर पूछें। एट द सेम टाइम द ट्रेनर गिव एग्जाम्पल ऑफ द बिहेवियर एसोसिएट विद ईच लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। और साथ साथ क्या करता है ट्रेनर, जितने जो स्केल है ना, स्केल में देखें आपको दिया होगा स्केल क्या होगा जी कि गुड परफॉर्मर है, बैड परफॉर्मर है, एवरेज परफॉर्मर है, आउटस्टैंडिंग है, ये स्केल है। तो वो क्या साथ साथ एक्सप्लेन करता जाएगा अपने ट्रेनीज को कि जी अगर व्हेन यू से गुड परफॉर्मर तो उसका क्या मतलब है, क्या परफॉर्मेंस लेवल होना चाहिए उसका, बैड परफॉर्मर क्या परफॉर्मेंस लेवल होना चाहिए, एवरेज का क्या मतलब है। The trainer thus makes sure that the trainee comes to a common frame of reference concerning what behaviors constitute different level of performance। ट्रेनर जो है उसका काम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग के अंदर एक ही है कि वो तमाम रेटर्स जो हैं, ट्रेनीज हैं, उनको एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट पे ले आए जहाँ पे कि हर ट्रेनी को पता हो कि पर्टिकुलर सेट ऑफ बिहेवियर के लिए अगर ऐसा बिहेवियर होगा तो गुड परफॉर्मेंस है, ऐसा बिहेवियर होगा तो एवरेज परफॉर्मेंस है, ऐसा बिहेवियर है तो बैड परफॉर्मेंस है। एक ही फ्रेमवर्क यूज करना शुरू करते हैं सारे। Participants are shown a videotape of a soldier and they are asked to evaluate the performance using the appraisal form explained earlier। फिर क्या करते हैं, जितने रेटर्स हैं पार्टिसिपेंट्स को वीडियो दिखाई जाती है जिसमें एक सोल्जर की वीडियो दिखाई जाती है और उसने कहा जाता है पार्टिसिपेंट्स को कि अब इस सोल्जर की जिसकी वीडियो दिखाई जा रही इसकी आप इसको परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म के ऊपर इसकी इवैल्यूएशन करें। नेक्स्ट, द रेटिंग्स आर डिस्कस्ड एज अ ग्रुप focusing on the behavior exhibited in the videotape and the rating that would be most appropriate in each case। उसके बाद जितने रेटर्स वहाँ बैठे हुए हैं, ट्रेनीज बैठे हुए हैं, वो सारे आपस में इन अ ग्रुप एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या इसको रेटिंग दी जा सकती है, इसका बिहेवियर कैसा था, इसको रेटिंग क्या देनी चाहिए। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स और ये प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाता है। Finally, the participants are given 3 more samples of behavior to rate। और फिर participants को 3 और सैंपल दे दिए जाते हैं रेटिंग के लिए, as displayed by 3 hypothetical soldiers, और जो कि 3 different videos के थ्रू hypothetical fictitious soldiers जो कि by video tape scenario से उन्हें बता दिए जाते हैं। And then they receive feedback on how well they've evaluated each soldier। फिर हर रेटर को, हर सुपरवाइजर को उसकी फीडबैक भी दी जाती है कि आपने हर जो सोल्जर है उसको कैसी एवेल्यूशन उसकी की, एक्यूरेटली की या उसमें डिस्टॉर्शंस थी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग, इट इज एविडेंट बाय नाउ दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग कैन टेक क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू डेवलप एंड एडमिनिस्ट्रेट इट, बट इट इज वेल वर्थ इट। अभी तक हम लोग ये जान चुके हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग है क्या चीज़। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग है कि आप एक कॉमन रेफरेंस एक बना लेते हैं डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर, कि अब एक आपने एम्प्लॉय की अगर करनी है एवैल्यूएशन करनी है तो उसके आप 3 डायमेंशंस देख रहे हैं कि जी एक तो उसका आप वो देख रहे हैं बिहेवियर देख रहे हैं आप वर्क प्लेस पे कैसा है, एक आप देख रहे हैं उसकी पंक्चुअलिटी देख रहे हैं, एक आप देख रहे हैं कि उसका एक्यूरेसी ऑफ वर्क क्या है। 3 डिफरेंट डायमेंशंस हैं।
अब 3 डिफरेंट डायमेंशंस का आपने कॉमन फ्रेमवर्क एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉमन कैसे बन जाएगा कि जी अब मैंने 5 एम्प्लॉयज़ की मैंने करनी है जो है एवेल्यूशन। पंक्चुअलिटी में मैं देख रहा हूँ कि अगर ये एम्प्लॉय ए जो है वो सुबह टाइम पे रोज़ आता है तो इसका मतलब पंक्चुअल है, टाइम पे नहीं आता तो नहीं पंक्चुअल, कभी आता है कभी नहीं आता तो नंबर 3 स्कोर है उसका। दूसरा एम्प्लॉय उसका क्या है, तीसरा क्या है, मतलब एक ही रेफरेंस एक ही फ्रेमवर्क के थ्रू मैं फ्रेम के ऊपर इन तीनों को मैं एवेल्युएट कर रहा हूँ। सो अब तक हमने ये देख लिया कि जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग इट्स टाइम कंज्यूमिंग और इसमें बहुत सारी एफर्ट लगती है, लेकिन क्योंकि ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार इसके प्रैक्टिस करने से रेटर्स की एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, मिनिमाइज होते हैं, एरर्स मिनिमाइज होते हैं। सो इसी वजह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग जो है बार बार कराई जाती हैं रेटर्स के लिए। Specifically, as a consequence of implementing this type of training, raters not only are more likely to provide consistent and more accurate ratings, but they are also more likely to help employees design effective developmental plans. और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये बार बार ये ट्रेनिंग्स कराने से ना सिर्फ रेटर्स की एक्यूरेसी बढ़ती है बल्कि कंसिस्टेंसी भी बढ़ती है कि वो हर क्वार्टर के अंदर जो रेटिंग्स करते हैं वो पिछले क्वार्टर में जिस तरह की रेटिंग्स थी अगले क्वार्टर में भी वैसी करेंगे, उससे अगले में भी वैसी करेंगे, अगले साल भी वैसी करेंगे, बार बार उनकी ट्रेनिंग्स अगर होती रहें। और फिर उसका दूसरा जो सबसे मेजर बड़ा फ़ायदा ये है वो ये कि एम्प्लॉयज़ का जो डेवलपमेंटल प्लान्स हैं उनको बनाने में जो है सुपरवाइज़र ज़्यादा अच्छी तरह कोच कर सकता है, काउंसिल कर सकता है एम्प्लॉयज़ को। This is because sharing a common view of what constitutes good performance allows supervisors to provide employees with better guidelines to employ to reach such performance levels. और ये ऐसा इस वजह से है क्योंकि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग के अंदर क्या करते हैं, एक कॉमन रेफरेंस, एक कॉमन व्यू पॉइंट हम बना लेते हैं परफॉर्मेंस का, कि परफॉर्मेंस हम किसको कहते हैं, परफॉर्मेंस डिफाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक हमारी गाइडलाइन बन जाती है। एम्प्लॉयज़ भी उससे जो हैं वो फिर मेहनत करके अपनी परफॉर्मेंस उन्हीं गाइडलाइंस के ऊपर इंक्रीज कर सकते हैं। देन देयर इज अनदर टेक्निक विच इज कॉल्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशनल ट्रेनिंग। एक ट्रेनिंग थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग, अब एक है बिहेवियर ऑब्जर्वेशनल ट्रेनिंग। Behavior observational training is another type of program implemented to minimize unintentional rating errors. और ये भी एक ट्रेनिंग जो है unintentional rating errors को minimize करने के लिए कराई जाती हैं। Behavior observational training focuses on how raters observe, store, recall and use information about performance. इसमें this training is about के किस तरह से जो रेटर है वो observe करता है चीज़ों को, फिर इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर करता है या पेपर पे लिख लेता है, फिर उसको बाद में याद करता है और उस इंफॉर्मेशन को परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करता है। फंडामेंटली दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इम्प्रूव्स रेटर स्किल एट ऑब्जर्विंग परफॉर्मेंस। और बेसिकली इसका कोर एलिमेंट ये है कि ये जो है ये ट्रेनिंग इम्प्रूव करती है रेटर की ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। रेटर जो बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस ऑब्जर्व कर सकता है किसी भी एम्प्लॉय में। For example, one type of behavior observational training showing raters how to use observational aids such as notes or diaries. इस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि अपने नोट्स कैसे बनाने, डायरी कैसे मेंटेन करनी है एम्प्लॉयज़ की। These observational aids help raters record a pre-established number of behaviors on each performance dimensions. कि वो क्या करते हैं, जैसे ही क्वार्टर शुरू होता है तो जो मैनेजर सुपरवाइज़र साथ साथ भी लोगों के बिहेवियर चेक करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं और उसे नोट करते रहते हैं और ये डिफरेंट परफॉर्मेंस डायमेंशंस के ऊपर देखते रहते हैं, तो उससे इनको एवेल्यूशन करनी आसान हो जाती है। यूजिंग दीज एड्स हेल्प raters increase the sample of incident observed and recorded during a specific time period. और ये जो एड्स हैं, एड्स हमने एड कैसे कहते हैं, एड कहते हैं जो ये हेल्प जिसे हम कहते हैं कि हम हेल्प लेते हैं थ्रू
नोट्स एंड डायरीज, ये जो चीज़ें हैं ये इंक्रीज करती हैं सैंपल ऑफ इंसिडेंट्स ऑब्जर्व्ड, जिसको अगर हम साथ साथ डायरी के अंदर लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, तो हमारे पास ज़्यादा एविडेंसेस ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं. In addition, an aid such as diary is an effective way to standardize the observation of behavior and record of critical incidents throughout the review period. और aid जो है such as diary जो है, डायरी एक effective तरीका है standardize करने का. तमाम एम्प्लॉयज़ की हम एक ही पैटर्न के ऊपर उनका बिहेवियर उनका ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम नोट कर रहे होते हैं, और उनके क्रिटिकल इंसिडेंट्स थ्रू आउट द रिव्यू पीरियड जो जो हैपनिंग्स इवेंट्स होते रहते हैं उनको हम नोट करते रहते हैं. In addition, it serves as a memory aid when filling out evaluation form. और फिर क्योंकि इंसान की मेमोरी एक लिमिटेड है, भूल जाता है, मैनेजर सुपरवाइजर भूल जाता है, तो ये हेल्प करती है याद कराने में कि क्या क्या इवेंट्स हुए थे, कौन कौन से बिहेवियर्स ऑब्जर्व किए गए थे ओवर द रिव्यू पीरियड. Memory aids are beneficial because rating based on memory alone without notes or diaries are likely to be distorted due to factors of social contexts. For example, friendship bias and time, duration of supervisor-subordinate relationship. अब क्या है, मेमोरी एड्स जिन्हें हमने कहा कि नोट्स और डायरीज जो हम बना लेते हैं और साथ साथ नोट करते रहते हैं, ये बहुत बेनिफिशियल होती हैं. क्यों? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि इंसान क्योंकि इंसिडेंट्स, वाक़यात, हालात भूल जाता है, सुपरवाइज़र चेंज हो गया, सबॉर्डिनेट्स चेंज हो गए, उनके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप डेवलप हो गया. अब क्या है कि पहले तो सुपरवाइज़र और एम्प्लॉय में फ्रेंडशिप नहीं थी, अब फ्रेंडशिप हो गई, लेकिन जब एवैल्यूएशन सुपरवाइज़र ने करनी है तो अब तो क्योंकि वो उसका दोस्त है तो वो उसकी रेटिंग अच्छी करेगा, अनलेस कि उसके पास रिकॉर्ड हो के पहले इसकी जो बिहेवियर ऑब्जर्व किया वो ठीक नहीं है. कंसिडर, एक और हम केस स्टडी देखते हैं कि कंसिडर हाउ बिहेवियर ऑब्जर्वेशनल ट्रेनिंग इज इम्प्लीमेंटेड बाय द कैनेडियन मिलिट्री. कैनेडियन मिलिट्री का भी हमने पहले भी एक केस स्टडी देखी थी. इसके अंदर भी हम पहले हमने देखी थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखी थी, अब हम बिहेवियर ऑब्जर्वेशनल ट्रेनिंग देख रहे हैं कैनेडियन आर्मी में. द कैनेडियन आर्मी हैज फाउंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड बिहेवियर ऑब्जर्वेशनल ट्रेनिंग वर्क बेस्ट. उन्होंने वो कहते हैं कि जो बिहेवियर ऑब्जर्वेशनल और फ्रेमवर्क्स दोनों उन्होंने इम्प्लीमेंट की हुई हैं और दोनों इकट्ठे अगर इम्प्लीमेंट करें तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. अर्लियर वी डिस्क्राइब्ड हाउ द कैनेडियन आर्मी यूजेस FOR ट्रेनिंग. नाउ behavior observational training is added to the FOR training program. In addition to FOR training, there are sessions on the importance of behavior observation and common behavior observation errors. अब क्या बिहेवियर ऑब्जर्वेशन के ऊपर ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराई जाती हैं रेटर्स की. उन्हें बताया जाता है कि बिहेवियर ऑब्जर्वेशन है क्या, आप कैसे बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, और कॉमन बिहेवियर ऑब्जर्वेशन के एरर्स क्या हैं, इंक्लूडिंग फर्स्ट इंप्रेशन पे स्टीरियोटाइप्स एंड हेलो इफेक्ट्स. ये हमने पहले भी पढ़ी थी कि पॉसिबल कॉजेज ऑफ एरर्स हैं, इनके ऊपर भी ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं. फाइनली द पार्टिसिपेंट्स आर ट्रेन्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग डायरीज एंड टेकिंग नोट्स ऑन देयर सबऑर्डिनेट्स थ्रू आउट द ईयर. और फिर क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स को हम ट्रेन करते हैं किस तरह से इन द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग, उनको बताते हैं कि जी डायरी की नोट बनना, नोट्स लिखने की डायरी की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जब वो सारा साल अपने सबऑर्डिनेट्स की इवैल्यूएशन उन्होंने साथ साथ करनी हो. Furthermore, the trainer explains the criteria for each performance dimension and provides written descriptions of different levels of performance. उसके बाद क्या करते हैं कि ट्रेनर जो है उन्हें क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर देता है परफॉर्मेंस डायमेंशंस के, कौन कौन सी परफॉर्मेंस डायमेंशंस हैं, उनके क्या क्राइटेरियाज हैं, और डिफरेंट लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस किस तरह से उससे भी डिफाइन कर दिया जाता है. द पार्टिसिपेंट्स आर गिवन अ चांस टू प्रैक्टिस कीपिंग अ डायरी वाइल वॉचिंग टीवी, वॉचिंग वीडियोज यूज्ड इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग सेक्शन. वो और पार्टिसिपेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने साथ डायरीज नोट्स बनाते जाएं जब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग में वो वीडियोस देख रहे होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम. आफ्टर वॉचिंग ईच वीडियो
Participants are given tips on note taking and recording behaviors as well as resulting outcomes. उसके हर सेशन के बाद पार्टिसिपेंट्स को बताया जाता है कि पार्टिसिपेंट्स के कैसे उनको टिप्स दिए जाते हैं, शॉर्टकट्स बताए जाते हैं कि नोट्स कैसे, अच्छे नोट्स कैसे बना सकते हैं, बिहेवियर को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिजल्टिंग आउटकम उसका क्या होगा. So this was about frame of reference training and behavior observation training. ये दो तरह की ट्रेनिंग्स हैं जो कि कराई जाती हैं in order to improve raters accuracy. Now coming to self leadership training. The goal of self leadership training is to improve a rater's confidence in her ability to manage performance. अब ये क्या है कि फोकस कर रहे हैं रेटर के ऊपर, सुपरवाइजर मैनेजर पे, कि मैनेजर को एक कॉन्फिडेंस दिया जाए थ्रू दिस ट्रेनिंग कि वो खुद, कि उन्हें पता हो कि मैं परफॉर्मेंस को प्रॉपरली मैनेज कर सकता हूँ. सेल्फ लीडरशिप ट्रेनिंग इंक्लूड्स पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मेंटल इमेजरी एंड पॉजिटिव बिलीव्स एंड थॉट्स पैटर्न. और वो क्या है, इसमें क्या होता है, सेल्फ लीडरशिप के अंदर अपने बारे में अच्छी बातें करना, अपने दिमाग में अपने आप को अच्छा सोचना, पॉजिटिव अपने बारे में बिलीव्स, थॉट्स पैटर्न कि भाई मैं बहुत अच्छा मैनेजर हूँ, मैं बहुत अच्छी लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ हैं मेरे में, मैं अपने दिमाग में सोचूं कि जी अपना इमेज ही मैं ऐसा बनाऊं कि जी मेरे से तमाम एम्प्लॉयज़ खुश हैं, मैं हर काम एक्यूरेटली कर सकता हूं, ठीक तरीके से कर सकता हूं. इस तरह की बेसिकली वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, इस तरह की टॉक्स उनके साथ की जाती हैं जो रेटर्स हैं. The assumption is that if there is increased self direction, self motivation and confidence, there will be increased accuracy. और इसकी पीछे जो थ्योरी है वो ये है, एज्यूम हम ये कर रहे हैं इस सारी चीज़ के पीछे कि जब सेल्फ डायरेक्शन ज़्यादा होगी, सेल्फ मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन आपकी ज़्यादा होगी, रेटर की कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली रेटर की एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, एरर के चांसेस और कम हो जाएंगे. ओवरऑल सेल्फ लीडरशिप emphasizes intrinsic, that is internal sources of behavior standards and emphasizes doing things for their intrinsic value. सेल्फ लीडरशिप किस पर डिपेंड कर रही होती है, इंटरनल सोर्सेज के ऊपर. इंटरनली आप ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, इंटरनली आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और वो इंटरनली आप अनइंटेंशनली आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही होती है इन द रेटिंग प्रोसेस. Self leadership training has become a popular tool in the context of performance management systems and is a type of training program beneficial for supervisors even when they are not necessarily involved in a performance management system. सेल्फ लीडरशिप अब एक बहुत पॉपुलर हो रही है ट्रेनिंग सिस्टम, जो कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इसे एक पार्ट बनाया जाता है, और ये प्रोग्राम बेनिफिशियल होता है सुपरवाइजर्स के लिए व्हेन दे आर नॉट नेसेसरी इन्वॉल्वड इन अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. उन सुपरवाइजर्स के लिए जो कि डायरेक्टली उस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं भी होते, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है उनको कॉन्फिडेंस देना ये कि वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं. Several studies have shown, बहुत सारी रिसर्च स्टडीज से हमें पता चलता है कि सेल्फ लीडरशिप ट्रेनिंग कैन बी इफेक्टिव इन एनहांसिंग मेंटल प्रोसेसेस एंड इंक्रीजिंग सेल्फ एफिकेसी. दैट इज बिलीव दैट वन कैन डू समथिंग इफ वन ट्राइज. बहुत सारी हमने रिसर्च स्टडीज से हमें पता चलता है कि जो सेल्फ लीडरशिप ट्रेनिंग है, इससे सबसे जो इसका बेनिफिशियल, सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो ये कि मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, एनहांस होते हैं, और इंसान को, सुपरवाइज़र को, मैनेजर को, जो रेटर, उसको ये कॉन्फिडेंस आता है कि वो जो काम भी ट्राई करे वो काम वो कर सकता है. किसी काम को अगर ट्राई करे तो वो, जिसे हम कहते हैं सेल्फ एफिकेसी कहते हैं. दैट इज द बिलीफ कि ये मानना कि वन कैन डू समथिंग इफ वन ट्राइज, अगर मैं काम कोशिश करूं तो मैं काम कर सकता हूं. स्टेप्स इन डिजाइनिंग अ सेल्फ लीडरशिप ट्रेनिंग. स्टेप्स क्या क्या हैं? ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग बिलीव्स एंड assumptions, सेल्फ टॉक, मेंटल इमेजिनरी पैटर्न्स.
कि ऑब्ज़र्व करें और रिकॉर्ड करें कि जी पहले ऑलरेडी क्या बिलीव्स हैं, सेल्फ टॉक अपने आप से बातें करें, मेंटल इमेजिनरी अपने आप को सोचें, अच्छा सोचें। फॉर एग्जांपल व्हाट आर द बिलीव्स अबाउट द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, खुद ही अपने दिमाग में सोचें कि मेरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में क्या ख्याल है। हाउ डू मैनेजर्स विजुअलाइज देयर रोल, कि मैनेजर्स अपना रोल कैसे विजुअलाइज करते हैं, कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, मैं भी मैनेजर हूँ, मेरा क्या रोल होना चाहिए, ये सारी बातें मैं खुद अपने आप से करूँ। एनालाइज द फंक्शनैलिटी एंड कंस्ट्रक्टिवनेस ऑफ द बिलीफ, सेल्फ टॉक एंड imaginary patterns uncovered in step 1. For example, all the beliefs about the system detrimental to the system's expected success. कि फिर अगर वो फिर सेकंड स्टेप ये है कि जी सुपरवाइजर मैनेजर, मैं अगर मैनेजर हूँ, मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि पहले स्टेप में तो मैंने सोचा, अपने आप से मैं बात करता हूँ, अपने आप को बताता हूँ कि जी मेरा बिलीफ है कि मेरा क्या बिलीफ है कि ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मेरा क्या रोल होगा इसमें, इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में। उसके बाद फिर उसका एनालिसिस करें कि इसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। Identify, develop more functional or constructive beliefs and assumptions, self-verbalization and mental images to substitute for dysfunctional ones. के थर्ड स्टेप ये है कि फिर जब एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस जब करते हैं तो उसके अंदर हो सकता है कि कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आ रहे हो कि जी ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है इससे ये मुझे नुकसान हो सकता है, रिवॉर्ड सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। फिर मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ कि रिवॉर्ड सिस्टम अगर स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो मैं भी तो मेहनत ज़्यादा कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, मैं भी मेहनत ज़्यादा कर सकता हूँ। और अगर कोई रिवॉर्ड सिस्टम में कोई गड़बड़ हुई या कुछ तो मैं अपील प्रोसेस में भी जा सकता हूँ। मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डेवलप इमेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ बीइंग सेटिस्फाइड एज अपोज टू डिफेंसिव और कॉन्फ्रंटल आफ्टर रिसीविंग परफॉर्मेंस फीडबैक फ्रॉम देयर सुपरवाइजर्स। कि मैं सुपरवाइज़र हूँ और मैं सोचूं कि मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम है तो इसके थ्रू जब मैं परफॉर्मेंस रेटिंग करूँगा अपने एम्प्लॉयज़ के तो एम्प्लॉयज़ भी खुश होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, रादर देन कि मैं जो खुद रेटिंग करता हूँ तो वो मेरे से नाराज़ होते हैं, कन्फ्रंट करते हैं मुझे। Substitute the more functional thinking of dysfunctional thoughts experienced in actual situations. For example, most constructive assumption, ways of talking to oneself, mental images of the likely outcome of a performance discussion with an employee can be worked out and written down on paper. कि जी फिर फर्दर फंक्शनल थिंकिंग के अंदर आप अपने आप को इन्वॉल्व करें कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एम्प्लॉय के साथ बैठ के मैं डिस्कस कर लूँगा, मैं पेपर पे हम लिख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दिमाग में सोचते जाएं कि अच्छा एक एम्प्लॉय आता है मेरे पास, वो कहता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं है, मैं उसको ये बातें बताता हूँ कि नहीं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में ये भी है, ये एडिशनल बेनिफिट्स हैं, आपको भी आसानी है, आपकी परफॉर्मेंस जज करने का क्राइटेरिया मोर क्लियर होगा, मेरी लिए भी आसानी होगी, रेटिंग क्राइटेरिया ज़्यादा क्लियर है, मैं आपकी रेटिंग ठीक कर सकूँगा, आप भी सेटिस्फाइड होंगे, मैं भी सेटिस्फाइड होंगे। फिर फिफ्थ इसका स्टेप है कंटिन्यू मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग बिलीफ, सर्वरबलाइजेशन, मेंटल इमेजेस ओवर टाइम। वर्बलाइजेशन अपने आप से सेल्फ टॉक करना, वर्बली बातें करना, मेंटल इमेजेस दिमाग में इमेज बनाना कि आपने कि किस तरह की परफॉर्मेंस, किस तरह का एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय है, इसकी ऐसी परफॉर्मेंस है, आपस में दिमाग में स्टोरीज घड़ना और अपने आप को मॉनिटर भी करना, अपने बिलीव्स को भी मेंटेन करना कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ गुड सिस्टम, इसमें एरर्स ऐसे मैं कम कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, इस तरह की सारी पॉजिटिव टॉक जो है अबाउट द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। सो दिस इज़ व्हाट सेल्फ लीडरशिप ट्रेनिंग इज़। सेल्फ लीडरशिप ट्रेनिंग बेसिकली इंट्रिंसिक होती है, अंदर से मोटिवेशन आप जनरेट करते हैं, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट, गुड इमेज बनाते हैं अपना भी और परफॉर्मेंस सिस्टम का भी। सो आपकी अपनी लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ एनहांस होती हैं इस तरह से। देन कम्स सेल्फ एफिकेसी ट्रेनिंग। A related type of training program is labeled as self-efficacy training for raters, SETR. Self-efficacy क्या होती है? The goal of this type of training is to decrease a rater's discomfort with the interpersonal demands of performance management and to enhance a manager belief that he has the necessary skills to manage an employee's performance.
कि आपके अंदर से ये बिलीफ आना, ये फीलिंग आना कि मैं ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं हर चीज़ सॉल्व कर सकता हूँ। बेसिकली सेल्फ एफिकेसी का मतलब ही ये है कि अगर मैं कोई काम ट्राई करूँ तो मैं उसे कर लूँगा। अब अगर मैं एज अ रेटर मेरे पास जो है कोई किसी भी एम्प्लॉय की मैंने वैल्यूएशन करनी है तो मैं उसकी वैल्यूएशन अच्छी कर सकता हूँ, एक्यूरेटली कर सकता हूँ, मैं डिक्रीज कर सकता हूँ रेटर। इस ट्रेनिंग के थ्रू मेरी जो अपना डिस्कम्फर्ट है वो कम होता है कि जी मैं ये काम नहीं कर सकता, या ये रेटिंग करना मुश्किल है, या इंटरपर्सनल मेरी स्किल्स इतने अच्छे नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, या मैनेजर और इस तरह के बिलीव्स जो हैं, नेसेसरी स्किल्स मेरे पास नहीं है। तो इस ट्रेनिंग के थ्रू मुझे ये एज बीइंग रेटर मुझे ये फीलिंग, मेरा ये बिलीफ इंक्रीज होता है कि भाई जो काम भी मुझे दिया जाएगा मैं कर सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं कोई काम भी ऐसा नहीं जो नहीं कर सकूँगा। और इसके स्टेप्स क्या हैं? The self-efficacy training for raters include the following steps. Number 1 है raters watch a video of tape of a vicarious success experience including a manager conducting a successful performance review meeting with a subordinate. इसके अंदर एक वीडियोस दिखाई जाती हैं कि जिसके अंदर मैनेजर एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग कर रहा है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ। उससे आपको भी इंसाइट मिलती है कि अच्छा मैं भी ऐसी मीटिंग कर सकता हूँ, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। मैं ऐसे ही डर रहा था, डिस्कम्फर्ट मुझे हो रही थी कि मैं परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग में पता नहीं क्या एम्प्लॉय मेरे साथ कैसे बिहेव करे, तो मैं अगर करूँगा तो मैं भी अच्छी कर लूँगा। Raters engage in a follow-up discussion of the specific behaviors observed in the videotape that contributes to the meeting success. और उसके बाद raters आपस में डिस्कस करते हैं कि जी कौन से इसके सक्सेसफुल फैक्टर्स थे, कंट्रीब्यूशन फैक्टर्स थे टूवर्ड्स the success of this performance review meeting. Then follow-up discussion of dual goals of focusing the rater's attention on techniques used by the videotape manager. एक तो मैं videotape को देख के techniques मुझे समझ आएंगे, अच्छा ऐसे ऐसे performance review meeting हो सकती है। दूसरी है allowing for an opportunity to persuade raters that they would to be able to conduct such a successful meeting. इस क्या है, सेल्फ एफिकेसी ट्रेनिंग के दो गोल्स हैं। पहला गोल तो ये कि जी वो वीडियो देख के रेटर को ये कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा ये मैं इस तरह अगर मीटिंग करूं, ये सवाल पूछूं, ये इस तरह के जवाब दूं तो मैं अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाई कर सकता हूं, मैं एक अच्छी मीटिंग कंडक्ट कर सकता हूं। दूसरा गोल क्या है कि कॉन्फिडेंस डेवलप होता है रेटर का कि हाँ मैं भी ऐसी मीटिंग, एक सक्सेसफुल मीटिंग कर सकता हूं, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। Raters participate in a role play exercise that require providing feedback to an employee. This role play exercise is repeated until raters demonstrate an appropriate level of mastery. अब क्या करते हैं ट्रेनर और रेटर? ट्रेनर वो है जिसने ट्रेनिंग करानी है, रेटर वो है जो पार्टिसिपेंट है जिसकी ट्रेनिंग होनी है। अब ये दोनों रोल प्ले करते हैं। ट्रेनर क्या करता है, वो एम्प्लॉय बन जाता है, और जो रेटर है वो बन जाता है सुपरवाइजर और रेटर। अब क्या है, वो उसका परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग उसके साथ करता है, दोनों करते हैं, और वो रेटर साथ साथ उसको बताता है तुमने ये सवाल गलत पूछा, तुम्हें ये ऐसे करना चाहिए था, ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रोवाइड करनी चाहिए थी। और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे से रोल प्ले करते हैं सो दैट कि एक लेवल अचीव हो जाता है रेटर का जहाँ पे कि वो उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। So we have now come to the last part of our today's lecture, which is the summary of what we have understood, what we have learned in this session. Initially we talked about possible errors in ratings, then frame of reference training. Basically तीन topics हमने चार देखे। एक frame of reference trainings की बात की हमने, फिर एक behavior observational trainings पे बात की, self leadership और self efficacy। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमने डिस्कस किया कि एक कॉमन फ्रेमवर्क डिफाइन कर लेते हैं, हम बना लेते हैं कि जी तमाम एम्प्लॉयज़ को हमने इस फ्रेमवर्क के ऊपर रेटिंग करनी है उनकी। बिहेवियर ऑब्जर्वेशनल ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, उनको उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्वेशन का के लिए हम फिर एड्स यूज़ करते हैं, नोट्स, डायरीज यूज़ करते हैं, और उसको फिर हम
यूटिलाइज करते हैं, उनको बताते हैं कि इस तरह से आप पूरा साल उनकी ट्रेनिंग ऐसे ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। सेल्फ लीडरशिप में उनको इंट्रिंसिक ट्रेनिंग है, अंदर से उनकी मोटिवेशन इंक्रीज करते हैं, उनको बताते हैं कि आप एक अच्छे सुपरवाइज़र हैं, अपना मेंटल इमेजरी उनका इंक्रीज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। सेल्फ एफिकेसी बेसिकली ट्रेनिंग इज़ अबाउट कि वो कॉन्फिडेंस देते हैं सुपरवाइज़र मैनेजर को कि यू कैन डू वेल, इफ़ यू ट्राई यू विल डू वेल, आप कर सकते हैं। So this was about today's lecture. Now we have come to the end of today's lecture. Thank you very much.